Hey everyone, we are going to discuss the chapter number 7 of MPS 2 पर्यावरणवादी उपागम एनवायरमेंटल अप्रोचेस। इस चैप्टर में हम ओवरव्यू देखेंगे इस चैप्टर का क्या है, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम पर्यावरण की। ये पर्यावरण है क्या, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है पर्यावरणवादी उपागम। तो पर्यावरण के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में, पशुओं के बारे में, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राकृतिक संसाधन में वे संसाधन आते हैं जो हमें नेचर देती है। फॉर एग्जांपल इसमें हम बात करेंगे पेट्रोल की, ठीक है। हम बात कर सकते हैं कोयल की, मेटल्स की, जो हमें प्रकृति से मिलती है। तो पर्यावरण का मतलब है पौधों, पशुओं और प्राकृतिक संसाधनों से मिलकर एक ऐसा वातावरण जिसे हम पर्यावरण का निर्माण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम पर्यावरण को लेकर हमने एक चैप्टर ही बना दिया, तो हम इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं। ऐसी क्या बात आन पड़ी कि हमें आज पर्यावरण को लेकर इतना चिंतित होना पड़ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरण में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। अगर हम पहले की बात करें तो हमारा पहले का एनवायरनमेंट जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट आज क्या है कि हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर जो है पिघलते जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तापमान जो है तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इन सब चीज़ों के पीछे जो रीज़न है वो प्रदूषण का भी होना है। तो पर्यावरणवादी उपागम जो अप्रोच है वो इसलिए ही बनाई गई है क्योंकि पर्यावरण जो है आज वो खतरे में है और उनका संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। सिर्फ हम नेशनल लेवल पे ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें इस पे काम करना होगा। सभी देशों को आपस में एकजुट होकर काम करना होगा ताकि एक ऐसी नीति बनाई जा सके जिससे सभी देशों का पर्यावरण जो है सुरक्षित बना रह सके। अब हम बात करते हैं कि हमारा पर्यावरण जो है वो इतना ख़राब कैसे होते जा रहा है, उसकी इस हानि की स्थिति में उसे किसने पहुंचाया। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं आज हम उसका बहुत ही ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, वो भी गैर सैद्धांतिक तरीक़ों से हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तेज़ी से हमारे देशों में औद्योगिकरण होने लगा है, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे देशों में आने लगी है। हम देखते हैं कि फैक्ट्रियाँ जो है बहुत ज़्यादा ही पहले की तुलना में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ओपन होती जा रही है। साथ ही साथ शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। और अगर बात करें हम कृषि की, तो कृषि में नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों ने क्या किया है, हमारे पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित किया है। और एक अन्य रीज़न हमारी जनसंख्या का भी होना है। तो ये तो कुछ ऐसे रीज़न्स थे जिसने हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने पर्यावरण को ठीक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जो हमारी पर्यावरणवादी उपागम है, जो उनकी अप्रोच है, वो अप्रोच क्या है उनकी। तो सबसे पहले इनकी अप्रोच आती है, ये बात कर रहे हैं टिकाऊ विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टिकाऊ विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताएं, जो हमारी अभी की ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करें, और जो आने वाली भविष्य में हमारे फ्यूचर में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी भी सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। ऐसा ना हो कि आज हम सभी रिसोर्सेज का यूज़ कर लें और आने वाले टाइम में जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी है उनके लिए कुछ ना बचे। तो टिकाऊ विकास एक ऐसा विकास है जिसमें निरंतर विकास की ही बात की जाती है। इसमें विकास के साथ साथ हमें पर्यावरण का ध्यान भी रखना है, पर्यावरण के संरक्षण को महत्व देना है, तभी हम टिकाऊ विकास कर पाएंगे। क्योंकि पर्यावरणवादी जो विचारक हैं उनका मानना है कि अगर हमारे देश की जीडीपी जो है ज़्यादा है, इट डज़ंट मीन कि हम बहुत ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर हमारे देश की जीडीपी तो बहुत अच्छी हो रही है लेकिन हमारे देश की जनता जो है वो स्वस्थ नहीं है, हमारे देश का एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है, तो वो जो विकास है वो लंबा विकास नहीं हो पाएगा।
क्योंकि कुछ समय बाद क्या होगा, जो लोग अभी हमारे देश में अपना जीडीपी बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, उस ख़राब एनवायरनमेंट में वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाएंगे। अगर हमारे देश की जनता स्वस्थ नहीं होगी तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये हमेशा से ही टिकाऊ विकास की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि अब इस विकास के लिए हमने क्या क्या कार्य किए गए। हमने अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो सबसे पहला कदम हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने एक वैज्ञानिक सम्मेलन किया 1949 में, लेक सेवेंस में किया था। और इसका संचालन किसने किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इसमें डिस्कस किस बात पे किया था? इसमें इसी बात पे विशेष ध्यान अपना केंद्रित किया गया कि हम प्रकृति को कैसे बचाएं, कौन कौन से तरीके अपनाएं कि हमारी जो विरासत में हमें मिली हुई प्रकृति है हम उससे और अच्छा बना सकें। क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी विकास करने के चलते में अपनी प्रकृति का विनाश कर देते हैं तो आने वाले टाइम में हम अपनी जितना भी हमने नुकसान किया अपने प्रकृति का, हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इनका फोकस क्या था कि प्रकृति को संरक्षित कैसे किया जाए। और इसके लिए एक महासभा भी बनाई गई। महासभा ने क्या निर्णय लिया कि हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर इस कार्य को प्रमुखता देनी होगी। ठीक है। इसके बाद 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवीय पर्यावरण पर एक और सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें इन्होंने क्या किया गया कि पर्यावरण को ही एक मानवाधिकार का रूप दे दिया गया कि सभी व्यक्ति की ये ड्यूटी है कि वो अपने पर्यावरण की डेली लाइफ में उसकी केयर करें। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जो पर्यावरण के लिए चलाए गए। हम बात करते हैं रियो डी जेनेरो में होने वाला पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक सचिवालय बनाए गए, पर्यावरण कोष बनाए गए। और हम जानते हैं जैसे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे कार्यक्रम थे जो हमारे देश के वातावरण को, पर्यावरण को सुरक्षा देने के लिए चलाए गए, ताकि हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनका आज तो हम यूज़ कर रहे हैं, आज की पीढ़ी भी यूज़ करे और आने वाली पीढ़ी उसका और अच्छा यूज़ कर सके। अगर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो ये मुद्दा था वो इतना ज़्यादा अहम हो गया कि लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया कि वो एक पल के लिए सैनिक विवाद और सीमा विवाद जैसे मुद्दे हैं उनको भूल गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे देश में जो पर्यावरण के संसाधन थे उनकी तेज़ी से कमी होती जा रही थी। पर्यावरण में हम देख रहे हैं कि प्रदूषण जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो सभी देश के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी कार्य से संबंधित हो, सभी ने एकजुट होकर अब मनुष्य के कल्याण के लिए और उन्नति के लिए सम्मिलित होकर कार्य करना शुरू कर दिया। पर्यावरण में जो सुधार किए जा रहे हैं तो इसमें क्या हुआ था, यूएनए ने सभी देशों पे कुछ प्रतिबंध भी लगाना शुरू कर दिए थे कि हम देशों को मिलकर जितना हम प्रदूषण कर रहे हैं और जितनी तेज़ी से हम रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा कम करना होगा। लेकिन इससे एक विवाद उत्पन्न हुआ कि विकासशील और विकसित इन दोनों देशों पे एक ही तरीके के उन्होंने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। तो विकासशील देशों का कहना ये था कि हमने तो अभी विकास करना शुरू ही किया है, हम तो इतना पोल्यूशन भी नहीं कर रहे, तो आप हम पे इतना प्रतिबंध नहीं लगा सकते। और विकसित देशों का कहना था कि अगर आप हम पे प्रतिबंध लगा रहे हैं तो इन पे भी लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ क्या हो गया कि विवाद पर्यावरण को लेकर अब हम सुधार तो कर रहे थे, साथ साथ यहाँ विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। इसके अलावा इसका असर जो है पर्यावरण के कारण होने वाले विवाद का असर सिर्फ विकसित और विकासशील देशों के बीच नहीं बल्कि महिलाओं पुरुषों में भी विवाद उत्पन्न हुए। काले गोरे, आदिवासी प्रवासी, शहरी और ग्रामीण लोगों के बीच में, कृषि और औद्योगिक कर्मियों के बीच में, इन सभी जगह विवाद जो था वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। पर्यावरणवादी विचारक जो हैं वो ऐसी नीतियों की मांग करते हैं कि जो भी हमारे संसाधन हैं उनमें सामंजस्य स्थापित हो सके। इसके अलावा वो भी कहते हैं कि पर्यावरण पर किसी सिर्फ एक राज्य का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारे
अधिकार और जो भी कर्तव्य हैं वो किसी एक राज्य द्वारा मिलकर बनाया जाए, बल्कि सभी राज्यों को आपसी मेलजोल से ऐसे कर्तव्य बनाने होंगे, ऐसे कार्यक्रम लागू करने होंगे जो सभी देश आपस में मिलकर जिसे निभाए भी और उनका पालन भी करें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट उनका यही होता है कि संसाधनों पर किसी एक देश का एकाधिकार ना हो। अगर किसी भी एक देश का एकाधिकार होगा तो इससे क्या होगा कि हमारे देश में जो पर्यावरण की जितनी भी हम बातें कर रहे हैं कि इतना नुकसान हो रहा है, तो उस हितों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए उनका मानना यही है कि जो जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, तो ये जो है मामले छोटे मोटे मामले नहीं है। तो इन मामलों पर बढ़ चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जाना चाहिए ताकि हम इनका जल्दी से जल्दी समाधान कर सकें। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, तो हम फ्री ट्रेड जिसमें हमने पढ़ा है मुक्त बाज़ार व्यवस्था, इसमें क्या होता है कि कोई भी देश अन्य दूसरे देश में जाकर व्यापार करता है। ठीक है, तो यहाँ MNCs की भी बात करते हैं। तो इन देशों में क्या इन मुक्त बाज़ार से हमारे देशों में हम पहले देख रहे थे कि बहुत फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि जब MNC दूसरे देशों में जाती है तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन जब वो वहाँ दूसरे देशों में जाती है, अपनी फैक्ट्रीज़ लगाती है, जो उनकी फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं होता है, केमिकल्स होता है, तो उनके कारण क्या होता है, हमारा वायुमंडल, हमारा जो हमारे सागर हैं, ये सारे दूषित होते जाते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा तो था ही, लाइक हमें एक तरफ से MNC के आने से हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिला, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो एनवायरनमेंट था वो ख़राब हो गया। इसके अलावा अगर ये बताते हैं लाइक कि मुक्त बाज़ार से और भी बहुत सारे नुकसान हुए कि हमारे देश के जो कुटीर उद्योग थे हमसे वो भी छिन गए। पहले हम परंपरागत तरीक़ों से खेती करते थे, अब नए नए तरीक़ों से खेती की जाने लगी, जिससे हमारे देश का पर्यावरण जो था वो और भी धीरे धीरे बेकार होने लगा। तो बहुत से ऐसे रीज़न्स हैं जिसके कारण पर्यावरण जो है वो तेज़ी से विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन पर्यावरणवादी का ये भी मानना है कि हम विकास को अनदेखा नहीं कर सकते। हमें ऐसा नहीं है कि हम आर्थिक विकास को अनदेखा करके सिर्फ पर्यावरण पर ही ध्यान दें। तो इसलिए इन्होंने टिकाऊ विकास की बात करी थी कि हम विकास का एक ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हम आर्थिक विकास तो करें साथ साथ हम अपने जो हमारा पर्यावरण है उसका संरक्षण भी करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें उत्तर दक्षिण विभाजन। उत्तर में हम बात कर रहे हैं विकसित देशों की, अमेरिका जिसमें आ गया। दक्षिण में बात कर रहे हैं हम विकासशील देशों की। विकासशील देशों का मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण का संकट आया है वो इन उत्तरी देशों, औद्योगिक देशों के कारण हुई है। उन्होंने ही हमारे भूमंडलीय पर्यावरण को प्रदूषित बना दिया है। लेकिन दूसरी ओर जो विकसित देश है उनका मानना है कि विकासशील देशों ने हमें इस स्थिति में लेके आए हैं, क्योंकि उनके देश की जनसंख्या जो है वो इतनी तेज़ी से फैल रही है कि उनको जीवन यापन करने के लिए वो ऐसे बहुत से तरीके अपनाते हैं जिससे हमारे देश का पर्यावरण जो है वो पहले से भी बहुत ही बुरी कंडीशन में आ गया है। क्योंकि विकसित देश ऐसा समझते हैं कि उन्हें अपने देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का तरीका, उनके पास नई नई टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, वो पुरानी चीज़ों को ही इस्तेमाल करते रहते हैं और विनाश के लिए उन्हीं को उत्तरदायी ठहराते हैं। तो इन सभी रीज़नों से कहीं ना कहीं विकसित और विकासशील दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ी चौड़ी खाई आ गई है। विश्व के विकसित देशों की हम बात करते हैं तो वहाँ की जनसंख्या 30% से भी कम है, जो कि 70% के रिसोर्सेज यूज़ कर रही है। और अगर हम बात करें अपने देशों की, लाइक विकासशील देशों की, तो यहाँ की जनसंख्या 70% है, जो कि 30% रिसोर्सेज यूज़ कर रही है। तो इसमें बस यही बताया जा रहा है कि हमारे देश में सभी देशों में संसाधनों का जो वितरण है वो बहुत ही बेकार है। लाइक जिस देश की जनसंख्या कम है उनके पास इतने ज़्यादा संसाधन है, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजीज़ है, और हमारे देश की विकासशील देशों की जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास उनको यूज़ करने की टेक्नोलॉजीज़ नहीं है।
और यही रीज़न्स होते हैं कि हम विकासशील देश, हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ ना होने के कारण हम विकसित देशों के लिए अपने देश के द्वार खोल देते हैं और वो हमारे देश में आकर व्यापार करते हैं और अपने तरीके से हमारे देश पर अपना अधिकार जमा कर उन पे तरह तरह के वो फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, कंपनीज़ जो हैं वो स्थापित करते हैं। बहुत से विचारक ऐसा भी कहते हैं कि जो विकसित देश होते हैं अपने, वो दूसरे देशों में ऐसे कई बार ऐसी फैक्ट्रीज़ या ऐसी कंपनियां लगाते हैं जो ज़्यादा प्रदूषित करती है वातावरण को, तो वो दूसरे देशों में जाके लगा देते हैं ताकि अपने देश का वातावरण सुरक्षित रह सके। ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे बड़ा हाथ कहा जाता है कि अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका जो है वो विश्व के राष्ट्रों के दबाव के बावजूद भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल का जो लक्ष्य था ग्रीन हाउस गैसों को कम करना, इतने सारे देशों ने मिलकर भी अमेरिका पे दबाव डाला लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को नहीं माना। ग्रीन हाउस गैसों के कारण हम जानते हैं बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। वायुमंडल का जो तापमान है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने के कारण हमें पता ही है कि जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, साथ साथ तूफ़ान जैसी समस्याएं हमारे देशों में आ रही है। और अगर इसी तरीके से हमारे देश की मौसम परिवर्तन होता रहेगा तो हमारे देश में कृषि जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हो जाएगी। इसलिए ये कहा जाता है इसलिए कि अमेरिका से अलग होकर यूरोपीय संघ और विश्व के अन्य देशों को क्योटो प्रोटोकॉल के समर्थन में एक गठबंधन बनाने की आवश्यकता है ताकि वो अमेरिका को मजबूर कर सकें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। जो भी ये प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन पर्यावरणवादी का मानना है कि टिकाऊ विकास ही है, जिसके माध्यम से हम एक पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है अपनी कंट्री में, अपने इस पूरे विश्व में लेके आ सकते हैं। क्योंकि टिकाऊ विकास के बिना इस देश में जो ये समस्याएं चल रही है उनका निवारण जो है वो मौजूद नहीं है। आज इसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया था वो ये भी मानते हैं कि प्राथमिकता जो प्रेफरेंस है हमें विकास को देनी होगी, आर्थिक विकास को, क्योंकि आर्थिक विकास कैसा होना चाहिए, वो टिकाऊ आर्थिक विकास की बात करते हैं। जो विकसित और विकासशील देश हैं जो आपस में जो इनके मतभेद हैं उन्हें भूलकर हमें पर्यावरण पर एकमत होकर कार्य करना होगा, तभी हम अपने देश और अपने विश्व को स्वस्थ बना सकेंगे। इस चैप्टर में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।